जय श्री राम बच्चों, आज अगला वीडियो डाल रहा हूँ। अब से पहले 5 वीडियो हो चुके हैं, पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली में से। और जितने भी प्रश्न बनते थे उसमें से 1 नंबर के या 2 नंबर के वो सारे जिस टाइप के प्रश्न आने हैं वैसे मैंने समझाया आपको। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो तीसरी प्रश्नावली का बना रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो ग्राफ वाली प्रश्नावली थी। पहले इस प्रश्नावली में से एक प्रश्न आता था 6 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आता था। 2 साल पहले, कोरोना से पहले भी आता था, 7 नंबर की थी। लेकिन अभी ये प्रश्नावली सिलेबस बदल दिया है इसका। इसमें शायद अब ग्राफ वाला प्रश्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह के सब सिलेबस में इस तरह के वो बना दिए हैं प्रश्न कि अभ्यास 3 में से एक तो 1 नंबर का प्रश्न आएगा, प्लस एक नंबर का प्रश्न आएगा, प्लस 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इस तरह से टोटल कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। 1 नंबर का प्रश्न तो ऑप्शन वाला होगा बसदा में, 1 नंबर का प्रश्न अति लघुत्तरात्मक होगा, और 2 नंबर का जो प्रश्न होगा वो लघुत्तरात्मक में होगा। मतलब 3 प्रश्न आने हैं इस प्रश्नावली में से, और टोटल प्रश्नावली है 4 नंबर की। तो आपको देखते हैं ऑप्शन में और जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा वो किस टाइप का प्रश्न आएगा, कौन से अभ्यास के लिए है ये? अभ्यास 3 के लिए, प्रश्नावली 3 के लिए है। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है हमारे, उस प्रश्नावली के लिए है। चलो उसमें समझाते हैं आपको। जैसे सवाल सबसे ज़्यादा चांस है बनने का, किस टाइप का प्रश्न बनेगा, जैसा कि मेरा पेपर है उसमें भी दे रखा है आपको ये प्रश्न कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 1 बल्ला व 3 गेंद 600 रुपये में खरीदता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 1 बल्ला और 3 गेंद 600 रुपये में खरीदता है, इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आप इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे बेटा? इसमें केवल 1 लाइन का जवाब देना होता है बस। ये अति लघुत्तरात्मक भी आ सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें ये समीकरण बना के दे देगा सीधा आपको। जहाँ तक अति लघुत्तरात्मक में आना चाहिए ऐसा प्रश्न, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्रश्न पे ये गौर करना है कि हमेशा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 चीज़ों की बात होगी, 2 व्यक्तियों की बात होगी, 2 फलों की बात होगी, 2 वस्तुओं की बात होगी। तो किन किन वस्तुओं की बात हो रही है ये सबसे पहले प्रश्न में देखना है। हमारे इस प्रश्न में एक तो बल्ले की बात हो रही है, एक गेंद की बात हो रही है। और जब हम बाजार जाते हैं बल्ला या गेंद खरीदने के लिए तो किस तरह से खरीदते हैं कि भाई 1 बल्ला कितने का देगा, कितने रुपए का, 1 गेंद कितने रुपए की देगा, इस तरह से खरीदते हैं। तो इसी तरह से इनका मूल्य हमको मानना है, वर्तमान मूल्य मानना है दोनों का, बल्ले का और गेंद का। जैसा कि इसमें लिखा है मैंने नीचे, माना 1 बल्ले का मूल्य x रुपये है। 1 बल्ला बाजार से कितने पैसे का आता है? x रुपये का। और तथा 1 गेंद का मूल्य y रुपये है, ऐसा मैंने माना है। और समीकरण बन गया x + 3y = 600। कैसे बना? क्योंकि 1 बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, और जो कोच है वो कितने बल्ले खरीद रहा है? 1 ही बल्ला खरीद रहा है। तो 1 बल्ले का मूल्य कितना हो गया? x रुपये, तो यहाँ पे x ही लिखा मैंने। फिर 1 गेंद का मूल्य कितना माना है हमने? y रुपये, और कोच है वो कितने गेंद खरीद रहा है? 3 गेंद खरीद रहा है। अतः 1 गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 3 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गुणा y, 3y। तो x रुपये तो बल्ले खरीद लिए x रुपये का, तो 3y रुपये की गेंद खरीद ली उसने। और दोनों का पैसा मिला करके, जोड़ करके दे रहा है। वो कितना पैसा दे रहा है? 600 रुपये। तो जो पैसा है वो बराबर में रखना है, और बीच में यहाँ प्लस का निशान लगाना है, क्योंकि दोनों का पैसा जोड़ करके मिला करके दे रहा है वो। x रुपये के बल्ले प्लस 3y रुपये की बॉल, और दोनों का पैसा मिला करके कितना दे दिया उसने? 600 रुपये दे दिया। इस तरह से समीकरण बनाना है आपको, और केवल यही मिलेगा। ऑप्शन में आता है तो आपको ये मिल जाएगा, ऑप्शन में अवश्य में। और अति लघुत्तरात्मक में आता है तो आपको ये दोनों लाइनें भी लिखनी होगी। अब इस टाइप का प्रश्न आपको मैं और भी समझा रहा हूँ, देखिए कैसे। जैसे मान लेते हैं, ऐसा लेते हैं, माना नहीं, ऐसा लिखते हैं, किसी दिन एक व्यक्ति ने 2 केजी सेब व 3 केजी अंगूर 260 रुपये में खरीदे।
मान लो ऐसा प्रश्न बन जाता है, उससे संबंधित ही है। किसी दिन एक व्यक्ति ने 2 केजी सेब व 3 केजी अंगूर 260 रुपये में खरीदे। फिर लिखिएगा आगे, इसे क्या कीजिए, बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे देखो, पिछले प्रश्न की तरह ही देखना है आपको। मैंने कहा था आपको 2 वस्तुएं, 2 फल, 2 व्यक्ति, ऐसे कुछ बात होगी प्रत्येक प्रश्न में ऐसे में। तो यहाँ पे देखना है आपको किन चीज़ों की बात हो रही है। एक तो सेब की बात हो रही है, दूसरा अंगूर की बात हो रही है। तो इन दोनों को मार्केट में जाके कैसे खरीदते हैं। जैसे गेंद बल्ले वाला प्रश्न पड़ा, उसमें तो हम मार्केट में जाके खरीदते हैं भाई, बाजार जाते हैं, कहते हैं एक बल्ले कितने का आएगा, एक गेंद कितने रुपए की आती है। सेब खरीदने जाएंगे तो ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि एक सेब कितने का आता है या एक अंगूर कितने का आता है। किस हिसाब से खरीदते हैं, किलो के हिसाब से खरीदते हैं। तो जो 2 लाइन आपको माननी है इसके अंदर, उसमें किलो का भाव लिखना है, ऐसे लिखना है। माना, ये सावधानी रखनी है, माना 1 केजी, हमको वहाँ 2 केजी खरीद रहा है, मूल्य जो मानेंगे वो 1 केजी के हिसाब से मानेंगे, क्योंकि हम जब जाके पूछते हैं दुकानदार से तो इसी तरह पूछते हैं भाई क्या भाव चल रहा है, 1 किलो का कितने का दे रहा है। 1 किलो सेब का मूल्य X रुपए है, तथा दूसरी चीज़ क्या खरीद रहा है, वो अंगूर खरीद रहा है, तो इसका भी भाव मानना पड़ेगा वही किलो के हिसाब से माना। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपए है, ये मान लिया हमने दोनों लाइन। 1 केजी सेब का मूल्य माना X रुपए, 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या माना है हमने, Y रुपए माना है। अब देखिए समीकरण क्या बन गया इसका। 3 लाइन का सवाल होता है, 1 नंबर का, ये बस 3 ही लाइन लिखनी होती है। पहले दोनों लाइन मानने वाली होती है, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है उनका मूल्य मान लीजिए। बाजार में जिस तरह से खरीदते हैं, कोई अगर फल है तो किलो के भाव में खरीदेंगे, गेंद बल्ले का सवाल आया तो 1 के हिसाब से खरीदेंगे, व्यक्तियों की संबंधी सवाल आता है तो उसमें उम्र आती है। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा बेटा इसका। देखो कितने केजी सेब खरीद रहा है, वो 2 केजी सेब खरीद रहा है, और हमने 1 केजी सेब का मूल्य क्या माना है, X रुपये माना है। तो 1 केजी सेब X रुपये का आता है, तो 2 केजी सेब कितने का आएगा, 2 गुणा X कितना हो जाता है, 2X। कितना हो जाता है बेटा, 2X। अब जोड़ करके तो प्लस लगाना है यहाँ पर। और 1 केजी अंगूर कितने का आता है, Y रुपये का, तो कितना अंगूर खरीद रहा है, वो 3 केजी खरीद रहा है। 3 को गुणा करेंगे किससे, Y से, क्योंकि अंगूर का मूल्य Y माना है हमने 1 किलो का। तो 3 गुणा Y के तो कितना होगा बेटा, 3Y रुपये, 3Y रुपये। और बराबर में क्या लिखना है, पैसा, कितना पैसा दे रहा है इनको खरीद करके, वो 260 रुपये। तो बराबर में लिखना है 260 रुपये। ये लीजिए समीकरण बन गया। बस इतना ही करना है, 3 लाइन का सवाल आपको। 2 हो गए। एक तो गेंद बल्ले वाला सवाल हो गया, जिसमें आपको कहे कि बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो वहाँ ऐसे मान लेना है कि एक बल्ले का मूल्य X रुपये, एक गेंद का मूल्य Y रुपये है, और जितने जितने खरीद रहा है उसके साथ X और Y लिख करके बराबर में पैसा लिख देना है। दूसरा सवाल हो गया आपका ये कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो 2 किलो सेब, 3 किलो अंगूर खरीद रहा है। संख्या बदल सकता है प्रश्न में, पेपर में 2 किलो की जगह 1 किलो लिख दे, या 3 किलो की जगह 2 किलो लिख दे, कुछ भी बदल दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको पैटर्न याद रखना है, पैसा बदल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, हमको तरीका याद रखना है। अगर बीज गणितीय रूप में व्यक्त करवा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ये याद रखना है कि प्रत्येक का भाव मानना पड़ेगा 1 केजी के हिसाब से या 1 के हिसाब से, और इस तरह से समीकरण बना देना। 3 ही लाइन का सवाल होगा, सवाल कोई सा भी आ जाए चाहे। अब जैसे एक सवाल और समझा रहा हूँ इससे संबंधित ही मैं आपको। मान लो गेंद बल्ले नहीं, उसने सेब अंगूर नहीं खरीदा, वो आपसे ऐसे कह दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने कह दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, और लिखेगा आगे, इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो यहाँ पर बड़ा अजीब हो गया मामला, क्योंकि इसमें मैंने कहा आपको तक बताया भाई 2 चीज़ों की बात करेगा, सेब अंगूर की, गेंद बल्ले की, या किसी 2 अन्य चीज़ों की। लेकिन इसमें देखो कोई 2 चीज़ों का नाम नहीं लिया उसने लिखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए।
अब आपको ये तो पता है कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 10। संख्या तो पूरी दे दी उसने 10। अब 10 में कौन कौन है ये नहीं दिया उसने, इसमें लिखा भी नहीं है कहीं भी। तो हम जानते हैं क्लास के अंदर कौन होते हैं, जनरल स्कूल होता है तो उसके अंदर क्लास में लड़के होते हैं और क्या होती है, लड़कियां होती है। तो हमको पता है तो 10 विद्यार्थियों में कौन हो सकते हैं, लड़के और लड़कियां। अब उनकी कितनी कितनी संख्या है पता नहीं, लड़कियां कितनी है, लड़के कितने हैं, टोटल कितने हैं, 10 ये दे रखा है हमको। तो यहाँ मानना क्या है बेटा, हमको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या एक्स वाई माननी है हमको। तो कैसे मानेंगे फिर, लड़के लड़कियों की संख्या मानेंगे तो सीधे सीधे ही मानेंगे, तो सीधा लिखना है यहाँ पे अपना मतलब जनरल दिमाग काम लेना है आपको। माना जो साधारण जानकारी होती है हमारी नॉलेज होती है उसी के आधार पर ये बनते हैं। माना लड़कों की संख्या क्लास में कितनी थी, x है। माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। इस तरह से मानना है आपको। कैसे मानना है बेटा, क्योंकि उसमें लड़के और लड़कियों का जिक्र नहीं किया है प्रश्न में, लेकिन कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी लिख दिए। तो विद्यार्थियों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, माना लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या कितनी है y। तो समीकरण क्या बन जाएगा देखो, अब यहाँ पे हमको कोई संख्या नहीं दे रखी है 10 के अलावा, 10 तो कुल है, 10 के अलावा कोई संख्या नहीं दी है। तो x तो लड़के हो गए प्लस y लड़कियाँ हो गई और दोनों मिलाकर कितने हैं 10, तो बराबर में लिख देना 10। ये समीकरण बन गया आपका, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ये 3 प्रश्न समझा दिया आपको मैंने एक ही टाइप के। इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है उसमें, अभी बोर्ड एग्जाम में आपके 1 नंबर वाला प्रश्न है उसके अंदर। तो बड़ी सावधानी से समझना है बेटा और इस तरह से हल करना है इसको। और देखिए और किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है इस प्रश्नावली में से 1 नंबर वाले, ये तो मैंने आपको समझा दिया। एक जो प्रश्न है इसमें बेटा वो दे रखा है, अभी अर्धवार्षिक में पूछा था इस टाइप का प्रश्न, हो सकता है दोबारा पूछ ले ऐसा। ये आपके बोर्ड का जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें भी दिया हुआ है, यही प्रश्न है शायद। 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। ये जो पेपर बनाया है मैंने बेटा बोर्ड के जो द्वारा सिलेबस जारी किया है और जो मॉडल पेपर जारी किया उसी के आधार पर बनाया है मैंने। तो उसके अलावा जो मेरे दिमाग से प्रश्नावली में अन्य प्रश्न बन रहे थे वो भी डाले हैं मैंने, मॉडल पेपर में नहीं है वो प्रश्न, लेकिन छोटे हैं 1 नंबर में आ सकते हैं, तो वैसे प्रश्न भी मैंने इसमें लिखे हैं। जैसे इसमें ये तो आया हुआ है आपके उसमें मॉडल पेपर में, 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब देखो ये ऑप्शन वाले प्रश्न में आएगा, इस शर्त को, इस दो चर वाले समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, जोड़ा कौन सा है। जैसे इसमें दे रखा है 0,1, 2,2, 2,1 और 1,2, इस तरह से दे रखा है इसके अंदर। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब कैसे संतुष्ट करने वाला, ये बड़े ध्यान से, बहुत सरल है, बहुत आसान प्रश्न है ये, जो अभी समझाया था उससे भी ज़्यादा आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो ध्यान से मैं समझा देता हूँ, पहले तो इसी को समझाता हूँ फिर एक उदाहरण समझाऊंगा इसका। 2 चर वाला जो समीकरण दे रखा है हमको वो दे रखा है 2x + y = 6। अब कह रहा है इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण है, ऐसे पूछ रहा है। ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये ऊपर अलग था। देखिए इसको संतुष्ट करने, अब उसमें ए में क्या दे रखा है देखो, उसके ए में दे रखा है हमको 0,1, कितना दे रखा है बेटा 0,1। तो ध्यान से देखिए ए में हमको 0,1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है 0,1 का, 0,1 का मतलब है जो पहला निर्देशांक है, पहली जो संख्या है वो x अक्ष की है, और जो दूसरी संख्या है, दूसरा निर्देशांक दे रखी है हमको, वो कौन सी अक्ष की है, y अक्ष की है। मतलब ये x का मान है 0 और 1 वो किसका मान है, y का मान। अगर हम इसमें x की जगह क्या रखते हैं 0 और y की जगह क्या रखते हैं 1, तो क्या यह पूरा 2 चर वाला समीकरण 6 के रूप में आ जाएगा, 6 के बराबर सिद्ध हो जाएगा। रख के देखते हैं, देखो ये 2 तो मैंने ऐसे कैसे उतारा 2, फिर आगे x के और 2 के बीच में कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान लगाते हैं बेटा, गुणा का। 2 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे 0, 0 लिखा, प्लस y आगे, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 1, क्योंकि y का मान कितना दे रखा है 1, तो 1 लिख दिया मैंने, और बराबर में कितना था 6, तो 6 लिख दिया। अब 2 को गुणा किया 0 से, 2 गुणा 0 कितना हो जाता है बेटा 0, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है 0 हो जाती है, प्लस 1 बराबर 6। अब 0 में 1 जोड़ेंगे प्लस हो रहा है, तो 1 में 0 जोड़ा तो कितना आएगा 1 बराबर 6। तो क्या दोनों बराबर हुए, नहीं हुए, तो ए नहीं है आंसर इसका। फिर ब में देखिए क्या संख्या दे रखी है इसमें 2,2,
इसके ब में दे रखा है बेटा 2,2। अब 2,2 रख के देखते हैं। वही प्रोसीजर रखना है। पहली संख्या कौन सी अक्ष की होगी? एक्स अक्ष की होगी बेटा। दूसरी संख्या कौन सी अक्ष की होगी? वाई अक्ष की होगी। मतलब ये एक्स का मान है, ये किसका मान है? वाई का मान है। इन दोनों का मान फिर अपन इस समीकरण में रख के देखते हैं कि अच्छा में बदलता है क्या। ये रखते हैं। देखिए इधर ये 2 मैंने ऐसे कैसे उतारा, गुणा का निशान आएगा बीच में, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं है 2 के और एक्स के बीच में। आगे क्या है? प्लस, तो प्लस लगा, हाँ एक्स से 2 गुणा एक्स का मान रखेंगे, क्या रखना है? 2। कितना रखना है? 2, क्योंकि इस बार एक्स का मान 2 दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर आगे प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया। फिर आगे क्या है बेटा? वाई। वाई का मान भी कितना रखेंगे? 2, और बराबर में कितना है? 6 लिख दिया ऐसे कैसे। अब इसको हल करते हैं बेटा तो क्या आएगा देखो, 2 को गुणा किया 2 से तो कितना हो गया? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, प्लस आगे कितना है? 2, 2 का 2 बराबर 6। 4 में 2 जुड़ेगा, प्लस हो रहा है, 4 2 कितना हो जाता है? 6 बराबर 6। दोनों बराबर हो गए अंक। LHS साइड बराबर RHS साइड, दोनों साइड बराबर हो गई है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर कौन सा हुआ इसमें? ब। कौन सा आंसर हो रहा है इस प्रश्न में? देखो 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाले एक युग्म है ब। ब आंसर हो रहा है इसके अंदर। या नीचे आंसर भी लिखा हुआ 2,2। ठीक है बेटा। और कौन सा आंसर हो रहा है? 2,2, और आंसर भी नीचे लिखा हुआ 2,2, क्योंकि ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा था। आगे 6 का जो मान है 2,1 रखोगे वो भी इसको संतुष्ट नहीं करेगा, 6 नहीं आएगा यहाँ पे मान रखने पर एक्स और वाई के। तो इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, उसमें दे रखा है तो मॉडल पेपर में। और कोई समझाता हूँ देखो, जैसे मान लो इसी टाइप से संबंधित आपको कोई समीकरण दे दिया, उसने 2 चर वाला रेखीय समीकरण दे दिया, 3x + 2y = 12, और अवैध में लिखिएगा 4 ऑप्शन और पूछेगा बताओ कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है। अब हमको इसका असली आंसर ढूंढना है, पता करना है। तो कैसे पता करेंगे बेटा? हमको पता करना है कि x की जगह क्या मान रखे कि ये जो मान बने, फिर y की जगह क्या मान रखे कि ये जो मान बने। दोनों मान को जोड़ने पर कितना हो जाए? 12। क्या हो जाए? 12। अब ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन बना देता हूँ, आपको देखना है, उसमें थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने बना दिया यहाँ पे 1,2, ब बना दिया 2,3, और स बना दिया 2,1, और द ऑप्शन बना दिया 3,2। अब देखना है अवैध में से कौन सा आंसर सही है इसके अंदर। आपको ध्यान से देखना है। 3x + 2y = 12, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? ए में दे रखा है हमको 1,2, ब में दे रखा है 2,3, स में दे रखा है 2,1, और द में दे रखा है 3,2। अब देखिए पहला ऑप्शन है 1,2, तो 1,2 का मतलब 1 x का मान है, 2 y का मान है। ठीक है ना बेटा? एक तो x का मान है, 2 y का मान है, तो इसमें रख के देखते हैं। देखिए मान रखते हैं। देखिए ये 3 तो ऐसे कैसे उतारेंगे? 3 उतारा, रफ में करके देखना है फिर ये आपको ऐसे। 3 गुणा x की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 1, क्योंकि हमें x का मान 1 दे रखा है। 1, फिर आगे क्या है? प्लस, तो ये प्लस उतार दिया। फिर आगे क्या है? 2, तो ये 2 उतार दिया। फिर बीच में कौन सा निशान आएगा? गुणा का, क्योंकि कोई निशान नहीं है। और y की जगह क्या लिखना है? 2, हमें 2 दे रखा है y का मान, 2 लिख दिया। और बराबर में कितना है? 12, तो ये 12 उतार दिया मैंने। तो ये 3 गुणा 1 किया, 3 एकम 3, प्लस 2 गुणा 2 किया, 2 दूनी 4, और बराबर कितना है? 12। ऐसे कैसे बेटा? अब 3 और 4 जुड़ेगा, प्लस हो रहा है, 4 3 कितना होता है? 7, और बराबर कितना है? 12। क्या दोनों बराबर हुए? बिल्कुल बराबर नहीं हुए दोनों। तो फिर ये इसको संतुष्ट कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है। ब में देखते हैं। ब में हमको दे रखा है मान क्या? 2,3। ठीक है, 2 तो x का मान है और 3 किसका मान है? y का। पहली संख्या हमेशा x का मान होती है, दूसरी संख्या हमेशा y का मान होती है। चलो x का मान 2 और y का मान 3 रख के देखते हैं इसमें क्या बनता है। देखिए यही रख लेते हैं। 3 ऐसे कैसे उतारा, फिर बीच में कौन सा निशान आएगा बेटा? गुणा का। फिर x की जगह क्या लिखेंगे? ब में से 2, फिर प्लस का निशान आ रहा है। फिर आगे क्या है? 2 उतार दिया। फिर गुणा का निशान लगेगा, बीच में कोई संख्या नहीं है इसलिए। फिर y की जगह क्या लिखेंगे? 3, तो y की जगह लिख दिया 3, और बराबर कितना है बेटा? 12। ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखो 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6, प्लस ये 3 को गुणा किया 2 से, 3 दूनी 6, और बराबर कितना है? 12। 6 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 12, बराबर 12। बताइए क्या हो गया?
ये संतुष्ट कर दिया है क्योंकि दोनों बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ बेटा, ब आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको मान रख के उसके बाद देखना है उसमें कि कौन सा आंसर सही है। आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि निर्देशांक में जो संख्या दे रखी है वो पहली संख्या हमेशा x का मान है, दूसरी संख्या हमेशा y का मान होती है। पहले a में से मान रख के देखो, उसमें ब में से मान रख के देखिए संतुष्ट करता है कि नहीं करता, नहीं करता है तो स में से मान रख के देखिए संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है तो द तो फिर करेगा ही करेगा। और मान लो ए में मान रखते ही संतुष्ट कर दिया तो आगे रख के देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको तो एक ही आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, ये इस टाइप का प्रश्न हो गया। दो हो गए, एक तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने वाले सवाल हो गए, दूसरा हो गया संतुष्ट करने वाला सवाल हो गया। इस टाइप का प्रश्न भी बन सकता है आपको। आगे देखो और किस टाइप का प्रश्न बन सकता है बेटा। सॉरी, देखिए एक और महत्वपूर्ण है इसमें टॉपिक आपके, वो क्या है बेटा, ध्यान से देखना है। जब आपको ग्राफीय प्रश्नावली पढ़ाई जाती है 3.1, तो उससे पहले समझाया जाता है रेखाएं जो ग्राफ में बनती है वो 3 तरह की रेखाएं होती है। कैसी कैसी रेखाएं होती है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उनसे संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं, वो कोई सा प्रश्न पूछ सकता है। आपको एक सारणी समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं बनाता हूँ आपको। अनुपात होते हैं हमारे पास, दो चर वाले समीकरण वाले जब सवाल आते हैं तो दो समीकरण एक साथ दिए हुए रहते हैं हमको, और दोनों समीकरणों से हमको कुछ अनुपात मान निकालने पड़ते हैं, अनुपात निकालने पड़ते हैं। जैसे A1 B1 C1 समीकरण 1 से निकालते हैं, A2 B2 C2 समीकरण 2 से निकालते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के समझा रहा हूँ आपको, एक समीकरण लिख दिया मैंने 2x + 3y = 5, और दूसरा समीकरण लिख दिया, कोई भी समीकरण आ गया, मान लो 3x + 2y = 10, ये समीकरण आ गया। ठीक है, अब इनमें से देखो, ये जो पहला समीकरण है समीकरण नंबर 1, और ये है दूसरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में ये जो मान होता है, पहला अंक होता है, x नहीं होता, उसके आगे आने वाली संख्या, आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या मानते हैं, 1। ये जो मान होता है ये किसका होता है बेटा, A1 का। यहाँ जो मान होता है ये किसका होता है, B1 का, y का गुणांक कहलाता है, ये x का गुणांक कहलाता है, ध्यान रहे। ठीक है, अब B1 का मान कितना होगा बेटा, 3, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, और ये किसका मान होता है बेटा, C1 का। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये बनेगा A2, 3 है जो, ये जो +2 है ये क्या बनेगा, B2, और जो 10 है वो क्या बनेगा, C2। इस तरह के मान होते हैं, ये जो गुणांक होते हैं वो A1, पहले समीकरण से A1 B1 C1, और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2। अब इनसे 3 तरह की रेखाएं बनती है। एक तो दोनों समीकरणों को हम हल करें ग्राफीय विधि से, फिर उसके बाद निर्देशांक बनाएं, निर्देशांक बना करके ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के बाद देखें कि किस तरह की रेखाएं बन रही है। और ये वो तरीका है जिसमें आप बिना हल किए, बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं कि इन दोनों समीकरणों से बनने वाली जो रेखाएं हैं ग्राफ में वो कैसी होंगी। कैसे बता सकते हैं, वो हमारे पास एक सारणी है, उसके आधार पर बता सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने पहला कॉलम तो ये बना दिया, दूसरा कॉलम इधर, ये तीसरा, और ये चौथा कॉलम। अब ध्यान से देखिए, मान लो पहला A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है तो ये काट देंगे, बराबर के निशान को इस तरह से क्रॉस कर दें तो ये पढ़ा जाता है इज नॉट इक्वल टू, अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है बेटा, अब कैसे, जैसे A1 के बटा में 2 के बटा में क्या लिखेंगे, A1/A2 3, 2/3, और ये क्या बन जाएगा 3/2, क्योंकि B1 B2 है, तो 2/3 बराबर 3/2, ये 2/3 और 3/2, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। जब पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है किसके, B1/B2 के, तो ग्राफ में जो रेखाएं बनेंगी इन दोनों समीकरणों से, वो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, वो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं। कैसी होंगी बेटा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। और जो प्रच्छेदित रेखाएं बनाती है जो समीकरण, वो समीकरण क्या होते हैं बेटा, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत होते हैं। जिसमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं होता है, उससे बनने वाली रेखाएं ग्राफ में प्रच्छेदित बनती है, और वो समीकरण क्या होते हैं, संगत होते हैं। और ऐसे सवाल का हल कैसा होता है, ऐसा भी पूछ सकता है कि हल कैसा है, मान लो इसका, तो फिर हल कैसा होता है बेटा, इस सवाल का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक विशेष हल, एक निश्चित आंसर होता है,
एक ही उत्तर आता है उसमें x का मान और y का मान। ये पहली शर्त हो गई है इसकी। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं कैसी बनेंगी, इधर लिख देते हैं हम। रेखाएं पूछे तो रेखाएं कैसी बनेंगी, परछेदित। संगत असंगत पूछे तो कैसा होगा वो सवाल, संगत। और अगर हल कैसा है ये पूछे तो क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल होगा इस कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, मान लो ऐसा कोई समीकरण आ गया, दो समीकरण ऐसे आ गए कि जिसमें पहला और दूसरा अनुपात तो बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन सा, C1/C2। तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, पहला और दूसरा अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ में रेखाएं बनेंगी उन समीकरणों से वो कैसे बनेंगी, वो रेखाएं बनती है समांतर रेखाएं। कैसे बनती है, समांतर रेखाएं बनती है। और जो जिसमें समांतर रेखाएं बन जाए वो सवाल क्या होता है बेटा, असंगत होता है, असंगत होता है। जिस सवाल में समांतर रेखाएं बन जाए, जिन समीकरणों की समांतर रेखाएं ग्राफ में आ जाए, वो सवाल असंगत होता है। उसका हल कैसा होता है उस सवाल का, ऐसे सवाल का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है ऐसे सवाल का। ध्यान रहे, दो शर्तें समझाई मैंने आपको। पहला अनुपात बराबर नहीं हो दूसरे अनुपात के तो रेखाएं बनती है परछेदित, सवाल संगत होता है, अद्वितीय हल होता है, उसका एक निश्चित आंसर होता है, एक विशेष हल होता है। और जिसमें पहला और दूसरा तो बराबर हो लेकिन दूसरा और तीसरा बराबर नहीं हो तो फिर वो क्या होता है, समांतर रेखाएं बनती है, असंगत सवाल होता है, उसका कोई हल नहीं होता है बेटा। और एक लास्ट और है इसकी, तीन ही कंडीशन है इसमें। तीसरी कंडीशन है, मान लो ऐसा कोई समीकरण आ जाए, ऐसे समीकरण जिसमें तीनों ही अनुपात बराबर हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर C1/C2। तीनों अनुपात बराबर आ जाए, मान लो 1/2 1/2 1/2 या 3/2 3/2 3/2, कुछ भी बराबर आ जाए तीनों, तो ऐसे सब समीकरणों से कैसी रेखा बनेगी ग्राफ में, ऐसे समीकरणों से जो रेखा बनती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। क्या बोलती है, संपाती रेखा बोलते हैं। और ऐसा सवाल भी क्या होता है, संगत। कैसा होता है बेटा, संगत। परछेदित वाला भी संगत होता है, संपाती वाला भी संगत होता है। केवल समांतर जहाँ रेखाएं बन जाती है वो सवाल असंगत होता है। और ऐसे सवाल का हल कैसा होता है बेटा, ऐसे सवाल के अनेक हल होते हैं, कई सारे आंसर होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, ये तीन शर्तें। अब इन तीन शर्तों में से, इस सारणी में से बेटा वो कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है आपको, एक नंबर वाला। वो ऐसे पूछेगा, दो समीकरण देगा, बताइए संगत है कि संगत है, तो आपको ऐसे अनुपात बना के देखने हैं, तब बताएंगे आप संगत है। प्रच्छेदित बनी तो संगत है, समांतर बनी तो असंगत है, संपाती बनी तो संगत है। ठीक है, ऐसे दो समीकरण दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ ग्राफ में बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदित होंगी कि समांतर होंगी, संपाती होंगी। अगर आपको इन अनुपातों के बारे में पता है कि पहला दूसरा बराबर नहीं हो तब प्रच्छेदित बनती है, पहला दूसरा बराबर और दूसरा तीसरा बराबर नहीं हो तब समांतर बनती है, और तीनों ही बराबर आ जाए तो कैसी बनती है, संपाती। तो आप आसानी से जवाब दे पाते हो। अब समांतर, संपाती और ये प्रच्छेदित रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, प्रच्छेदित रेखाएं होती है जो एक दूसरे को काट रही हो, इस तरह से ग्राफ में कैसे भी काट रही है, एक दूसरे को काट रही हो, लेकिन आड़ी टेढ़ी करके कैसे भी, सीधे सीधे। और समांतर जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो ऐसे। अगर मैथ में पढ़े तो समांतर होने की तो कई लंबी चौड़ी परिभाषा होती है फिर, क्योंकि समांतर कब होती है बेटा, दो रेखाएं जब उन पर डाली गई तिर्यक रेखाओं के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, तब वो दोनों रेखाएं समांतर होती है। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ देखने की बात होती है कि समांतर है कि नहीं है, तो वो तो अनुपात बना करके देखना है हमको, समांतर है कि नहीं है उससे पता करना है। तो आपको सिर्फ एग्जांपल की समझा रहा हूँ। इस तरह से ग्राफ जब बनाते हैं ऐसी रेखाएं बन जाती है तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर। ये प्रच्छेदित करती नहीं है एक दूसरे को कभी भी, इसलिए इसका कोई हल होता नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रच्छेदित करती है रेखा वहीं से x का मान निकलता है, वहीं से y का मान निकलता है, दोनों का आंसर आता है। अभी ये प्रच्छेदित करती नहीं है इसलिए इसका कोई आंसर होता नहीं है, इसलिए हल कैसा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और जो संपाती रेखाएं होती है बेटा वो कैसी बनती है, पहले समीकरण की एक रेखा आई और दूसरे समीकरण से जब ग्राफ बनाया तो वो रेखा भी इसी के ऊपर आ गई, ऐसे कैसे, रेखा पे रेखा, समझ गए। तो ये रेखा कहलाती है संपाती रेखा। क्या कहलाती है, संपाती रेखा। अब ये दो रेखाएं हैं एक रेखा के अंदर, तो ये तो प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही है, तो इसके तो अनेक आंसर हैं, क्योंकि जहाँ प्रच्छेदित करती है वहीं से x का और y का मान देखा जाता है। ये तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर छेदित कर रही है, इसलिए इसके क्या कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं बेटा। ये अच्छी तरह से याद रखनी है बेटा सारणी, आप अच्छी तरह देख लीजिए इसको।
और इसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने पेपर में कुछ बनाया भी है, मैं पेपर के प्रश्न है जो आपको बना रखे हैं वो समझा देता हूँ। देखिए जैसे आगे प्रश्न बन रहा है, देखो प्रश्न नंबर 3 बना के रखा है मैंने, इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 3 इसमें लिखा है, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो ग्राफ में बनने वाली रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी ग्राफ में बनने वाली बेटा? वो पूछ रहा है समांतर होंगी या संपाती होंगी या प्रच्छेदित होंगी या इनमें से कोई नहीं। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तब कैसी रेखाएं बनाई थी? अभी हमने सारणी बनाई थी, तब प्रच्छेदित रेखाएं बनाई थी। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? प्रच्छेदित रेखाएं। नीचे लिखा है यहाँ, उत्तर क्या है इसका? प्रच्छेदित रेखाएं, क्योंकि जब पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं होता प्रच्छेदित रेखाएं बनती है। दूसरा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब पहला और दूसरा तो बराबर है लेकिन दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है, तो ग्राफ में बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी या होंगी? ऑप्शन में आता है तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ए में दे रखा समांतर, ब में दे रखा संपाती, स में प्रच्छेदित और द में दे रखा कोई नहीं होगा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दूसरा और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है, तो अभी अभी पढ़ा सारणी में हमने, पहला दूसरा बराबर हो दूसरा तीसरा बराबर नहीं हो, तो कैसी रेखाएं बनती है ग्राफ में? समांतर रेखाएं बनती है। कैसी रेखाएं बनती है बेटा? समांतर रेखाएं। आंसर लिखिए इसका नीचे। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बना करके पूछ सकता है आपसे। और बताते हैं आगे, देखो और कैसे प्रश्न पूछेगा। जैसे यहाँ दे रखा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों ही अनुपात बराबर हो जाए, तो ग्राफ में बनने वाली रेखाएं होंगी। कैसी होंगी फिर रेखाएं ग्राफ में? अगर तीनों अनुपात बराबर हो जाए, तो अभी आपको मैंने सारणी में बताया था कि जब तीनों अनुपात बराबर हो जाएं, तीनों ही अनुपात बराबर हो जाएं, तो ग्राफ में बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। कैसी होंगी? संपाती। तो यहाँ पे प्रश्न में आंसर दे रखा है, कैसी होंगी बेटा? संपाती। ऑप्शन में वही लिखा हुआ है, समांतर, संपाती, प्रच्छेदित या इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों, ये तीनों, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन हमको क्लियर याद रखना है कौन सी होगी? संपाती, अगर तीनों अनुपात बराबर है तो। अगला जो प्रश्न बना है बेटा इसमें, वो क्या बना है देखो, ग्राफ में एक बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का हल कैसा होगा? ग्राफ में एक बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली रेखाओं का हल कैसा होगा? एक बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली मतलब प्रच्छेदी रेखाएं, घुमाने के लिए हो गया वो, तो एक बिंदु पर प्रच्छेदित करने वाली। तो प्रच्छेदित रेखाओं का हल कैसा होता है? अभी अभी आपको हमने सारणी में समझाया था। प्रच्छेदित जो रेखाएं होती है बेटा, उसका हल कैसा होता है? एक अद्वितीय हल होता है, एक निश्चित आंसर होता है। ठीक है ना? तो इसमें भी आंसर देखो क्या आ रहा है, एक अद्वितीय हल होता है। ऑप्शन में लिखा है अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या आ रहा है? अद्वितीय हल, क्योंकि एक बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही है रेखा, इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, इसमें दे रखा ग्राफ में समांतर रेखाओं का हल होगा, अर्थात समांतर रेखाएं अगर बनी हुई है ग्राफ के अंदर, तो उसका हल कैसा होगा बेटा? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं जहाँ बन जाए उसमें कोई हल नहीं होता। अभी मैंने आपको सारणी में बनाया कि समांतर रेखा है तो उसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ये सारणी आपको विशेष रूप से याद रखनी है बेटा। और 8वां प्रश्न बन रहा है इसमें, फिर ग्राफ में संपाती रेखाओं का हल कैसा होगा? अगर संपाती रेखाएं बन रही है, संपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा, इस तरह की रेखाएं बन रही हैं ग्राफ में, तो उसके हल कैसा होगा? फिर अनेक हल होगा, क्योंकि वो उसका प्रत्येक बिंदु पर छेदित कर रहा है उनका दोनों रेखाओं का, इसलिए अनेक हल होंगे उसके। मतलब अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है इसमें, वो क्या दे रखा है बेटा? एक्स, ये आ गए, ये हो गए आपके 1 नंबर वाले प्रश्न अब तक जितने भी आने हैं अति लघुतरात्मक में या ऑप्शन वाले में, तो इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इनसे संबंधित ही प्रश्न आएगा निश्चित रूप से। आगे जो प्रश्न समझा के रखा है इसमें 2 प्रश्न है बेटा, वो 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए समझा के रखा है। जैसे नहीं, छोटे ही प्रश्न समझाए हैं, लेकिन 2 नंबर में भी आ सकते हैं वो भी, या फिर 2 नंबर में आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो प्रच्छेदित विधि और विलोप, क्या बोलते हैं वो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का पूछेगा, जो आपके अभ्यास में दे रखा है 3.2 में, 3.3 में। वजह गुणन विधि हटा दी गई है, ग्राफी विधि से सवाल आएगा नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा सवाल होता है ग्राफी विधि का, और इतने बड़े कोई अंक है नहीं इसमें, 3% छोटे छोटे अंकों के दे रखे हैं। तो आपको 3.2 और 3.3 में जो विलोपन विधि के और प्रतिस्थापन विधि के सवाल है, उनमें से एक सवाल आना है, 2 नंबर का, वो याद रख लेना है। और हो सकता है उनमें से नहीं आए तो इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, जैसा मैंने इसमें 9वां और 10वां प्रश्न बना रखा है। जैसे 9वां प्रश्न बना रखा है इसमें बेटा, एक समीकरण है x + y = 2,
एवं दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 6 के हल कैसे होंगे, हल कैसे होंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो अनुपात बनाया इसने, x प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है पहला समीकरण, तो इसमें a1 का मान कितना हो गया 1। a1 का मान क्या होगा बेटा 1, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है तो a1 का मान क्या बनेगा 1। b1 का मान भी कितना होगा 1, क्योंकि y के आगे भी कोई संख्या नहीं है तो b1 का मान भी 1 होगा। और c1 का मान कितना होगा 2, कितना होगा बेटा 2 होगा c1 का मान। अगला देखिए समीकरण 2 से बनता है a2 b2 c2। अभी पीछे समझाया था सारणी के समय मैंने, a2 का मान कितना होगा 2, a2 का मान 2, और b2 का मान कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ y के आगे 3 दिया हुआ गुणांक, और c2 का मान कितना होगा 6 जो लिखा हुआ है। अब अनुपात बना के देखते हैं कैसे हल होंगे इसके। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब a1 की जगह कितना रखना है आपको 1, a2 की जगह क्या रखना है 2, तो a1 बटा a2 की जगह क्या बन गया 1 बटा 2 बराबर b1 बटा b2 की जगह क्या बन गया b1 और b2 का मान 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 आ गया, बराबर c1 बटा c2 की जगह क्या आएगा बेटा 2 बटा 6, तो कितना बन गया 2 बटा 6, काटने पर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 1 बटा 3, तो तीनों ही बराबर नहीं, बराबर नहीं हुए तीनों, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। तो क्या पहला और दूसरा अनुपात बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा तो बराबर है, पहला दूसरा बराबर नहीं है। जब पहला दूसरा ही बराबर नहीं होता है तो हमने आपको समझाया था, जब पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी बनती है प्रच्छेदित बनती है। और प्रच्छेदित रेखाओं के हल कैसे होते हैं, एक अद्वितीय हल होता है, एक निश्चित आंसर होता है, तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल होगा, प्रच्छेदित रेखाएं बनेंगी। तो 2 नंबर में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझना है बेटा। या एक तो ये सीधे ही पूछे, जैसे मैंने इनमें समझाया आपको कि इस तरह की रेखाएं हैं तो हल कैसा होगा, या संगत है या संगत है। एक ये इस तरह से आपको समीकरण दे दे, उसके बाद पूछे वो कि हल कैसा होगा या रेखाएं कैसी होंगी, तो आपको इस तरह से हल करना। दूसरा सवाल भी समझा के रखा है इसमें, 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 8। समीकरण निकाय के हल कैसे होंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी बना रखा है इन्होंने। a1 बराबर कितना है 2, क्योंकि x का आगे गुणांक कितना है 2 समीकरण 1 से, और y के आगे गुणांक कितना है 3, तो b1 का मान कितना हो गया 3, और बराबर में कितना दे रखा है बेटा 6, तो c1 का मान कितना हो गया 6। अब देखिए a2 का मान कितना हो गया 4 दूसरे समीकरण से, a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान 8, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 8। अनुपात बनाया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रखा a1 बटा a2 की जगह क्या लिखेगा 1 बटा 2 बटा 4, क्योंकि यहाँ 2 है और a2 का मान कितना है 4, तो 2 बटा 4 बन गया। b1 अपॉन b2 का मान कितना बनेगा 3 बटा 6, तो इधर लिखा है इन्होंने 3 बटा 6, और c1 अपॉन c2 का मान क्या बनेगा 6 बटा 8, तो यहाँ पर बना हुआ है क्या 6 बटा 8। जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, क्या क्या कट रहे हैं बेटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटा 2 बन गया, फिर 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1 बटा 2 बन गया, और ये भी कट जाएगा किससे 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो पहला अनुपात तो बन गया क्या 1 बटा 2 बराबर दूसरा भी 1 बटा 2 बराबर तीसरा क्या बन गया 3 बटा 4, क्या बन गया बेटा 3 बटा 4। ये देखिए इस तरह का अनुपात बना है इसमें कटने के बाद 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 3 बटा 4। तो पहला दूसरा अनुपात तो बराबर है और दूसरा तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। 1 बटा 2 1 बटा 2 बराबर है, 1 बटा 2 बराबर नहीं है 3 बटा 4 के, तो रेखाएं कैसे बनेंगी समांतर, क्योंकि जब दूसरा तीसरा अनुपात बनता है तब समांतर रेखाएं बनती है। ये आपके बेटा कंप्लीट प्रश्न हो गए। कौन सी प्रश्नावली के हो गए, तीसरी प्रश्नावली के, जो 1 नंबर वाले सवाल हैं वो। ये प्रश्न 2 नंबर में आ जाए वो अलग बात होती है, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर होता है, पेपर बनाने वाले के। लेकिन एक सवाल और समझा देता हूँ आपको मैं, जो 2 नंबर में आ सकता है विलोपन विधि का, क्योंकि प्रश्न आएगा उसमें कोई चांस ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा हो कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। वहाँ सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि आपको x और y के प्रश्न को हल कीजिए या x y के मान ज्ञात कीजिए। जैसे मैं समीकरण बना देता हूँ, यहाँ पर कोई 2 समीकरण दे दिया आपको, x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे दिया x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 2, और कहेगा समीकरण हल कीजिए। ये ध्यान रखना है, कहीं आप इसमें अनुपात बनाने बैठ जाओ जब हल करने के लिए कहे हल कीजिए या एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए, इस तरह से देगा। तो इस सवाल को आपको कैसे हल करना है बेटा, इस सवाल को आपको इस तरह से हल करना है। देखिए
विलोपन विधि से हल करना है तो कैसे हल करेंगे। चलो बेटा, ये अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको मैं, थोड़ी क्लियरिटी में दिक्कत आ रही है। जय श्री राम। देखो वीडियो को, बार बार देखो 27 तारीख से पहले, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो सुनने से समझ में नहीं आए और देखने से ज़्यादा समझ में आती है। और मोबाइल देखने की तो काफ़ी दिलचस्पी रहती है बच्चों की, तो किसी भी तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, जैसे भी पढ़ना हो, आपका भला होना चाहिए। और सब कोशिश कीजिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो, जहाँ आपको कमी नज़र आ रही है कि सर इसमें ये कमी है वीडियो में, या इस प्रश्नावली का वीडियो डालिए, या इस प्रश्नावली का इस सवाल को समझाइए, तो मैं उससे संबंधित भी आपको डाल दूँगा। और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसको, और बार बार देखिए इन वीडियो को। 27 तारीख से पहले आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि ये जो बना रहा हूँ मैं आपको, ये सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट करके ही बना रहा हूँ मैं सिर्फ। अभी 27 तारीख बाद जो बनाएंगे वीडियो वो सिलेबस के आधार पर पढ़ाएंगे, सिलेबस नहीं, किताब के आधार पर पढ़ाएंगे। फिर वहाँ पर पहली प्रश्नावली का 2, 3, 4 वीडियो एक ही प्रश्नावली का काफ़ी डालेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न समझा जाएंगे उसमें प्रश्नावली के। अभी मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आने ही हैं, केवल संख्या बदल सकती है, मान लो आप, इसमें से ज़्यादा संख्या में हेरफेर हो सकता है, बाकी प्रश्न तो 100% इसी टाइप के आने हैं। तो आपको बार बार देखने हैं इनको। नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, 3 बार देखो। और भी कोई नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं से मेरा नंबर एडजस्ट करो, और फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो, या कमेंट्स में लिख सकते हो इसमें कि सर ये समस्या है, इसको हल कीजिए। ठीक है बेटा, जय श्री राम।